Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, अब ग्रेविटेशन में सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है। दो टॉपिक बच रहा है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बेसिकली ये दो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ एक स्कूल्स में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। 11th लेवल पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैसे कंपटीशन में इसके बहुत सारे टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यानी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ना है, इसका मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। अब हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे जोड़ दिया, इसका बड़ा सिंपल रीजन है। वैसे तो हम यहाँ केवल 11th की बात करेंगे, लेकिन 2-3 लेक्चर बाद जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे आएंगे तो क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके इसको हम पढ़ाएंगे। कैसे होगा कंपैरिजन, वो बड़ा सिंपल है, वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, वो केवल कॉम्पिटिटिव लेवल पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट पहले एक इंट्रोडक्शन दे दें कि हमको पढ़ना क्या क्या है। अगर पूरा सिलेबस देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देन ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, then gravitational field intensity due to point mass, then gravitational flux, then area vector, then gravitational field intensity due to discontinuous mass distribution, यानी कई एक पॉइंट मास है, उसके वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, देन gravitational field intensity due to continuous mass distribution। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसमें कम से कम 12 to 15 फार्मूले हैं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लास 12th में पढ़ाए हैं। वो सारे फार्मूले यहाँ पे होंगे, तो उसको हम एनालॉजी से बताएंगे ये फार्मूले कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। Then gravitational potential, then gravitational potential due to point mass, then gravitational potential due to discontinuous mass distribution, यानी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स हैं, उनके वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। देन 12th पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन दिस इज वेरी लेंथी टॉपिक, जैसे ये लेंथी टॉपिक है वैसे ये भी लेंथी टॉपिक है। अगर ये 6 से 8 क्लास लेता है तो ये 4 क्लास लेगा, लेकिन इसको भी हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ एनालॉजी से समझाएंगे। देन इक्विपोटेंशियल सरफेस, then relation between gravitational field capital E gravitational field and F capital F gravitational force, then relation between gravitational potential capital V gravitational potential capital U gravitational potential energy, then last relation between gravitational field intensity and gravitational potential। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इस पूरे टॉपिक को अगर हम कवर करना चाहें तो मिनिमम 20 क्लासेस लगेंगे, लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 11th लेवल की चीजें हैं, एलिमेंट्री चीजें, उनको हम डिस्कस कर लेंगे 3 से 4 क्लास। उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे आएंगे तो जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में है वो कॉम्पिटिटिव लेवल वाले को अभी नहीं देखेंगे, जब वो क्लास 12th में जाएंगे तब देखेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में ऑलरेडी हैं
और ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी समझना चाहते हैं तो उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के टफ प्रॉब्लम्स कैसे फ्रेम होते हैं उसको वहां पे हम समझाएंगे। अब नेक्स्ट चीज, ये ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारा का सारा आया कहां से? तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा, यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इस फॉर्मूले को फोर्स एट अ डिस्टेंस या एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं। यानी ये जो फोर्स है वो ये कहता है कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स ने ये कहा कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है तो फोर्स क्यों लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला न्यूटन ने दिया वो ये कभी नहीं एक्सप्लेन कर सका कि ये फोर्स क्यों लग रहा है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की थियरी उससे काफी पहले से चल रही थी। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो कि दूर रखा है बिना कांटेक्ट के कैसे फोर्स लगा रहा है फील्ड के थ्रू। बेसिकली और जितने भी फोर्स है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये के सारे क्या है? कांटेक्ट फोर्स। बॉयंट फोर्स या बॉयंसी है, क्या है? कांटेक्ट फोर्स। साइंटिस्ट्स को ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो कैसे फोर्स लगा रहे हैं। मैग्नेट के केस में इसको मैग्नेटिक फील्ड से एक्सप्लेन किया गया। फील्ड की थियरी क्या है कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करता है, उसमें जब भी दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसको बहुत डिटेल में हमने क्लास 12th में डिस्कस किया हुआ है, 10th में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिकली इस चीज को यहाँ लाने का मतलब ये था हमारा कि इसी मैग्नेटिक फील्ड को बाद में जनरलाइज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलॉम्स लॉ जो है वो भी फोर्स एट अ डिस्टेंस या एक्शन एट अ डिस्टेंस है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ ये नहीं एक्सप्लेन करता कि दो चार्ज के बीच में फोर्स क्यों लग रहा है। बाद में मैग्नेटिक फील्ड को जनरलाइज करके कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जब दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। इसी थियरी को फर्दर जनरलाइज किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी क्या कहा गया कि दो पार्टिकल है तो एक दूसरे के ऊपर क्यों फोर्स लगा रहा है, उसका रीजन ये दिया गया कि ये पार्टिकल्स अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हम बता रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो जो पॉइंट मास है या कोई भी मास है अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में जब दूसरा पार्टिकल आएगा या बॉडी आएगा तो वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है। यानी ये थियरी क्या कह रही है कि ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, ये अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा है और वो फील्ड इसके साथ कांटेक्ट में है और वो फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है किसी पॉइंट पे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, अगले 2 से 3 लेक्चर में हम यही सारा डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इसी पे कंसंट्रेट करें। तो ये अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है और इसके ऊपर फोर्स लगता है। आज के तारीख में ये प्रैक्टिकली प्रूव किया जा चुका है, यानी ये केवल थियरी नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। ये सन है हमारा। एक प्रॉब्लम हम आपसे पूछते हैं और उसका जवाब आपको सोचना है, फिर उसका आंसर हम देंगे।
ये सन है, इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अब हम आपसे पूछे कि अर्थ इसके चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे भाई कि सन के पास मास है, अर्थ के पास मास है, ये दोनों मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, यानी सन अर्थ के ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। करेक्ट। अब मान लो हम आपसे ये कहें कि ये फिगर t=0 का है और t=0 पे सन को गायब कर दिया। t=0 पे क्या किया भाई, सन को यहां से रिमूव कर दिया। अब अर्थ का मोशन क्या होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि चूंकि अब ये फोर्स 0 हो गया तो अर्थ इस मोमेंट पे इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। जो ही ये फोर्स सन गायब हुआ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन अप्लाई कर रहा था अर्थ पे, ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये सर्कुलर पाथ पे न चल के स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। लेटेस्ट थियरी क्या कहती है कि सन को जो ही हम गायब करेंगे, सन जो फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने सराउंडिंग में वो गायब नहीं होगा, क्योंकि ये जो फील्ड है इसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। ये फील्ड इनवर्ड होगा। इस फील्ड को हम ऐसे दिखा रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। हम तो ये बस बताना चाहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो रियल चीज है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमको पढ़ना है। तो सन को हमने गायब किया तो ये फील्ड गायब नहीं होगा, ये फील्ड बना रहेगा। अच्छा, फील्ड का सोर्स कौन था, सन यहां से हमने गायब कर दिया तो ये फील्ड गायब होना शुरू होगा, लेकिन वो एकाएक गायब नहीं होगा, इसका सर्टेन स्पीड होता है। कितना स्पीड होता है, लाइट का स्पीड, यानी यहां से यहां तक फील्ड गायब होने में 8 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि लाइट को सन से अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। तो 8 मिनट्स तक अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहेगा, क्योंकि t=0 पे हमने गायब किया तो ये गायब होते होते गायब होगा, लेकिन फील्ड बना रहेगा, और फील्ड बना रहेगा उतने देर तक अर्थ सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा, क्योंकि यही फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सन इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, सन तो केवल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस 8 मिनट में अर्थ यहां पे चला आएगा, सपोज कर ले हम यहां पे चला है, यहां तक ये सर्कुलर पाथ पे चलता रहेगा। जब ये फील्ड गायब हो जाएगा तब ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे मूव करेगा। ऐसा प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के अंदर प्रूव किया जा चुका है, वो सन और अर्थ के लिए नहीं प्रूव किया गया है, वो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए प्रूव किया गया है। तो अब यही चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड से। आपको ये पॉइंट नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में है, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। वीडियो को आप 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा लो और उसके बाद आप देखना शुरू करो। ग्रेविटेशनल फील्ड से हम स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड अ बॉडी इन विच अदर बॉडी एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कोई भी एक बॉडी हम ले लें, ये बॉडी किसी भी शेप का हो, पॉइंट मास हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोई भी मास हो, किसी भी शेप का हो, इसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, जिसमें अगर कोई दूसरा बॉडी हम रख दें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस पूरे सराउंडिंग को, इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी थियोरेटिकली देखें तो किसी भी बॉडी के अराउंड इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इंफिनिटी तक होगा, क्योंकि थियोरेटिकली ये इंफिनिटी तक फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहें
तो क्या है, बॉडी के चारों तरफ का रीजन है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक वेक्टर प्रॉपर्टी, दूसरा स्केलर प्रॉपर्टी। वेक्टर प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और स्केलर प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल। वो अलग से किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन आपको लिखा है, फिर हम इसको समझाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगाया इस पे। याद रखिएगा 12th में आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी कैपिटल ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as gravitational force acting on unit mass kept at that point। यानी स्पेस में ये पॉइंट हम चूज कर लें और हमको देखना है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो यहाँ पे यूनिट मास यानी 1 kg मास या सिंपली यूनिट मास हम रख दें और इस पे अगर फोर्स जो लग रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब फॉर्मूला हमने ये लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। डिफिनेशन में क्या कहा भाई, यूनिट मास पे जो फोर्स लगे उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट मास पे जो फोर्स लगे, यहां फार्मूला में हम देखें तो m मास पे फोर्स लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। जहां पे ये जो मास है, लिमिट ये लिखा, लिमिट m टेंड्स टू 0, यानी यूनिट मास न रख के हम एक बहुत ही स्मॉल मास रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। रीजन क्या है, आप अगर यूनिट मास रखोगे किसी पॉइंट पे, वहां का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो ये खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर देगा, यानी हमको करेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें, इस पॉइंट पे यूनिट मास न रख के, जहां पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, हमने m मास रख दिया। और ये m मास क्या है, लिमिट m टेंड्स टू 0, यानी ये मास बहुत ही स्मॉल है, टेंड्स टू 0 है। आप जितना छोटा सोच सकते हैं थियोरेटिकली उतना छोटा है, यानी 0.0000 हजारों जीरो लगा दो और 1 लिख दो, इतना स्मॉल ये मास है। अब मान लो इस पे F फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, F फोर्स लग रहा है। तो m मास पे कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो यूनिट मास पे कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन m फोर्स लगेगा। और यूनिट मास पे हम फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किस फोर्स को कहते हैं, जो फोर्स यूनिट मास पे लगता है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो यूनिट मास पे ये फोर्स लगेगा और बाय डेफिनेशन यही क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया इस पॉइंट का। सो ये फार्मूला हो गया। यहां पे लिमिट m टेंड्स टू 0 इसलिए लिखा है क्योंकि m बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। आगे जब हम करेंगे तो ये लिमिट m टेंड्स टू 0 लिखना जरूरी नहीं होगा, हम ऐसे ही लिख देंगे E इक्वल टू F अपॉन m। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आगे लिखा हुआ एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर केजी। इसका यूनिट हम देखें तो यहां से दिख रहा है फोर्स अपॉन मास, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन
अपॉन मास का यूनिट हो गया केजी, तो ये हो गया न्यूटन पर केजी। सो ये फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का। निकालते क्यों है, दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालते क्यों है, इसका यूज क्या है। इसका यूज यह है कि अगर हमको किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है तो उस पॉइंट पे कोई मास m रखा हुआ है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनटू मास। भाई जब E इक्वल टू एफ अपॉन एम है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एम। तो अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी मास m के लिए। ये एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, यानी ये रीजन है निकालने का। अच्छा, एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहां से हम देखें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या, न्यूटन पर केजी। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बड़ा बेसिक डिफरेंस है। जैसे सपोज कर लो ये कोई सॉलिड स्फीयर है या अर्थ हम ले लें, क्योंकि अर्थ के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अब यहां पे कोई पॉइंट हम ले ले P, स्पेस में हमने एक पॉइंट ले लिया P। यहां पे कोई मास हो या न हो, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E होगा, जो कि इस फार्मूले से मिलेगा। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है बेटा, कि किसी पॉइंट पे यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। वहां पे कोई मास हो या न हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। दूसरा चीज कि ये इस फार्मूले से F इज इक्वल टू ma अगर हम लगा के देखेंगे m इंटू E। यहां पे मान लो हमने m मास रख दिया तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये दिखा रहा है इस पॉइंट पे कि अगर हम यहाँ पे कोई मास रखेंगे और उसको फ्रीली छोड़ दे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये ध्यान रखो भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यही फार्मूला, एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे निकालने के लिए यही फार्मूला है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या बता रहा है कि वहां पे यूनिट मास पे फोर्स क्या लग रहा है, अगर हम वहां पे यूनिट मास रखेंगे तो फोर्स क्या होगा। जबकि ये क्या बता रहा है कि वहां पे अगर कोई बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो ये चीज बता रहा है। तो अब मान लो हमने यहाँ पे 1 kg रख दिया तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। अगर उस 1 kg को हमने होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये एक्सेलरेशन कब होगा, जब उस 1 kg को फ्री छोड़ देंगे, तब ये बता रहा कि क्या एक्सेलरेशन होगा बॉडी का। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में, जबकि बेसिक फार्मूला दोनों का सेम है। ये क्या दे रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, और क्या ये क्या दे रहा है कि बॉडी के यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है, देखो हमको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी बॉडी के लिए तो सबसे पहले हम पॉइंट मास के लिए निकालेंगे, क्योंकि हर बॉडी पॉइंट मास से मिल के बना है। तो पॉइंट मास
के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास m ले लें, उसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जो अभी डिफिनीशन पढ़ा था उसी से निकालेंगे। तो ये है हमारा पॉइंट मास m। इसके वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ये कोई पॉइंट p है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल मास m रखेंगे। अब चूंकि दोनों का नोटेशन सेम है, यहां भी स्मॉल m यहां भी स्मॉल m, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इस पॉइंट मास को कैपिटल M कर देते हैं। तो पॉइंट मास को क्या कर दिया भाई, कैपिटल M। ये कैपिटल M है। इस कैपिटल M के वजह से यहां से r डिस्टेंस पे ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉइंट ले लिया। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट मास m रख दें। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखें तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल M लगाएगा वो इधर लगाएगा। इसको नाम हम दे दें कैपिटल F। वो कैपिटल F क्या होगा, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अभी अगर हम फार्मूला देखें आपको लिखा है तो वो ऐसे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू 0 F अपॉन m। यहां पे एरो लगाया, यहां पे हमने एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एरो केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है वो ऑलरेडी ये होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो केवल हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और लिमिट m टेंड्स टू 0 ये भी नहीं लिख रहे, ये अंडरस्टूड है, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया था कि आगे हम लोग कहीं नहीं लिखेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, F अपॉन m। F ये है, अब F अपॉन m कर दें। तो F अपॉन m कर दिया तो ये क्या हो गया भाई, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। और यही होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे। सो E इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। एक चीज और समझते, ये तो फार्मूला हो गया। अब यही पॉइंट मास हम यहां पे दिखा रहे, कैपिटल M पॉइंट मास है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को विजुअलाइज कैसे करें, यानी दिखाएं कैसे, तो हम एरो से दिखाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे दिखाते हैं भाई, एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा भाई, टुवर्ड्स कैपिटल M ये होगा। ऐसे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स कैपिटल M। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट पे हम देखें तो ऐसे हो जाएगा। यानी कैपिटल M चूंकि हर पार्टिकल को अपने ही तरफ अट्रैक्ट करेगा,
तो किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स पॉइंट मास होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इन्हीं को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या है? रेडियली इनवर्स। जहां पे पॉइंट मास है उसी की तरफ, जिस पॉइंट पे आपको मालूम इस पॉइंट पे निकालना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो इस पॉइंट से कैपिटल एम की तरफ चले आओ, एक लाइन ड्रॉ कर दो, यही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके लिए ये फार्मूला है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम पॉइंट मास का मास हो गया, और आर हो गया जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना उसका कैपिटल एम से डिस्टेंस। तो ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो बड़े आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने दिखाया पॉइंट मास, और ऐसे 7-8 लाइन टुवर्ड्स पॉइंट मास ड्रॉ कर दो, यही इसका हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसा ही होता है, रेडियल होता है। एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है दोनों के फील्ड लाइन में। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हमेशा टुवर्ड्स मास होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होता है और निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स होता है। अब मास तो पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं है, क्योंकि कोई भी एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, इसलिए फील्ड टुवर्ड्स पॉइंट मास होगा। तो इस टाइप का ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन होगा। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये पॉइंट मास के लिए बता रहे भाई इस फार्मूले के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ऐसा ग्राफ होगा। ये ग्राफ ना तो यहां कहीं टच करेगा, ना तो यहां कहीं टच करेगा, यहां इंफिनिटी पे टच करेगा और यहां जीरो पे जाके टच करेगा, इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। जब r इक्वल टू 0 होगा तो e क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और जब r इक्वल टू इंफिनिटी होगा तब e इक्वल टू 0 होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास का ग्राफ हो गया डिस्टेंस के साथ। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट मास के लिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि ये जो क्लास है इसमें हम 11th लेवल तक के लिए ही केवल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, उससे कठिन चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। उससे जो कठिन चीजें हैं यानी जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल की चीजें वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पॉइंट मास का। अब मान लो 2 या 2 से अधिक पॉइंट मास है, उसके वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे ले लें 2 पॉइंट मास है, एक मास है m और एक मास है, दिस इज 4m, ये मास है 4m, 4 कैपिटल M, और ये मास है 4 कैपिटल M, और हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये डिस्टेंस d और यहां से ये एक पॉइंट ले लें P, ये पॉइंट P है d डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट Q है जो कि मिड पॉइंट है। Q क्या है भाई, मिड पॉइंट है, यानी ये d/2 हो गया और ये इधर d/2 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये कितना है,
d/2 और ये इधर d/2। निकालना हमको क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट Q क्या होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट P क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला हमको पता है, वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और ये सेकेंड प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। तो इस केस में देखें तो Q के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होता है भाई, टुवर्ड्स मास, टुवर्ड्स मास। इसको हम नाम दे दे E1 और इसको हम नाम दे दे E2। तो EQ वेक्टर क्वांटिटी है, ये E1 प्लस E2 के बराबर होगा, यानी वेक्टर सम लेंगे। अब E1 ये क्या होगा, कैपिटल G मास 4m अपॉन r स्क्वायर, r क्या हो गया d/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये किधर है, टुवर्ड्स दिस पॉइंट है, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो लेफ्ट डायरेक्शन के, चूंकि ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, तो लेफ्ट डायरेक्शन के वेक्टर को हम निगेटिव ले लें और ये होल स्क्वायर प्लस E2 क्या टुवर्ड्स राइट है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। और ये किधर होगा भाई, टुवर्ड्स दिस मास, कितना होगा, कैपिटल G मास क्या है 4m अपॉन r स्क्वायर, r कितना है d/2 होल स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। यहां पे पॉइंट Q पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। अब देखें पॉइंट P पे, सेकेंड प्रॉब्लम, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P। तो इसके वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड E1 सपोज कर ले और इस मास के वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड E2 सपोज कर ले। यानी अब इस बात को भूल जाओ, ये तो हो गया ना, ये E1 E2 नहीं है। इस 4m के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड E1 और इस 4m के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड E2। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट E1 प्लस E2, चूंकि सेम डायरेक्शन में। यहां पे हमको लगता है पिछले वाले में Q लिखना था, हम भूल गए थे, पिछले क्वेश्चन में EQ था, अब EP पॉइंट P पे निकालना है। तो इज इक्वल टू E1 क्या होगा, तो कैपिटल G कैपिटल M यानी 4m अपॉन r स्क्वायर, r कितना भाई d, यहां से यहां डिस्टेंस d स्क्वायर। डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ये 4m के वजह से भी यहां ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, तो वो भी पॉजिटिव लेंगे। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन r, और r क्या होगा d प्लस d 2d होल स्क्वायर। सो 4 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर, ये तो हो गया कॉमन, और यहां पे बचा 1 प्लस 1/4। यही है ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। यहां पे ये 4 कैपिटल G ये कॉमन ले लिया और यहां पे, हाँ ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा 5 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये तो सेम स्ट्रेट लाइन में फील्ड हो गया, तो डायरेक्ट सम ले लिया या डिफरेंस ले लिया, डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस तरीके से ले लें, ये दो पॉइंट मास है कैपिटल एम और कैपिटल एम, इनके बीच का सेपरेशन डी, और यहां पे एक पॉइंट है पी। ये पॉइंट पी है, ये भी डी है और ये डी है। हमको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पी। पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा E1, इसके वजह से इधर होगा ये E1, ये E2। अच्छा, चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा तो ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। अब पहले E1 हम निकालें तो आपको भी ये चीज दिमाग में आ गया होगा कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट मास का कैपिटल G इंटू मास कैपिटल M अपॉन R यानी D स्क्वायर, और दोनों में मास कैपिटल M और डिस्टेंस D है, तो ये होगा। अब इसका रिजल्टेंट हमको निकालना होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड U ये है और एंगल 60 डिग्री है, तो E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 60। वैल्यूज आप पुट करके फाइंड आउट करिए, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन D स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालेंगे और उनका वेक्टर सम ले लेंगे। सिंपल सा रूल है, वेक्टर आप पढ़े हुए हैं तो इसलिए इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो पॉइंट मास का हो गया। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू spherical shell। spherical shell यानी एक स्फेरिकल शेल ले लें, रेडियस कैपिटल R और मास कैपिटल M का। स्फेरिकल शेल आप समझ रहे हैं, थिकनेस 0 है। इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम दो अलग अलग कंडीशन लेंगे। फर्स्ट, पॉइंट क्या हो, शेल के बाहर हो पहला, यानी पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, जैसे सपोज कर लो यहां पे ले लिया, ये है पॉइंट P, यहां पे हमको निकालना, और सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r ले लिया। तो फर्स्ट केस क्या हो गया भाई, स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले सकते कैपिटल R।
ऐसा हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि स्फेरिकल शेल के वजह से किसी दूसरा बॉडी कोई रखा हुआ तो उस पे फोर्स निकालने के लिए अगर वो पॉइंट शेल के बाहर है तो इस पूरे मास को यहां सेंटर पे ले सकते हैं और इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट मास स्मॉल m रखेंगे और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे और फिर स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे, E आ जाएगा। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ये F टुवर्ड सेंटर होगा और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये F हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अगर ये मास शेल के बाहर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगेगा, यानी इसको भी एक पॉइंट मास मान लेंगे और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो F बाई M क्या हो गया भाई, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर और यही क्या है, E है। तो इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा, यानी जो पॉइंट मास का फार्मूला शेल के लिए भी वही फार्मूला लगेगा अगर वो पॉइंट शेल से बाहर है। दूसरा केस, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है वो क्या है, शेल के अंदर है, ये पॉइंट है, ये R है, लेस देन कैपिटल R। तो इसको जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d निकाल रहे थे तो वहां हमने आपको समझाया था कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। अगर वहां पे कोई भी मास रखेंगे तो उस पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि ये शेल के अंदर तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भाई, E इज इक्वल टू 0। अब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करें। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसा होगा, ये स्फेरिकल शेल है, ये इसका सेंटर ले रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस एकदम पॉइंट मास वाला होगा। फार्मूला ऐसे ही फिगर ड्रॉ करेंगे, लेकिन अंदर तो फील्ड 0 है तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हम नहीं शो करेंगे। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन जहां भी होगा वो क्या दिखा रहा है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तभी तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा यानी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। रेडियली इनवर्स होगा, लेकिन शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है, इसलिए शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस नहीं होगा। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ। ये डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं भाई, शेल के सेंटर से ले रहे हैं। फार्मूले में देखो शेल के सेंटर से ये डिस्टेंस लिया है, यहां पे रेडियस हम दिखा रहे हैं शेल का, कैपिटल R। तो शेल के अंदर तो फील्ड 0 है, यानी यहां पे फील्ड 0 का ग्राफ ऐसे हो गया, और फिर सरफेस पे मैक्सिमम होगा। सरफेस पे क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कैपिटल R होगा तो GM बाई कैपिटल R स्क्वायर, यहां पे मैक्सिमम होगा। और उसके बाहर हम जाएंगे तो फिर इसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा, यानी ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब दूसरे कलर से हम दिखा दे रहे इसको, अगर क्लियर नहीं समझ में आ रहा। देखो शेल के अंदर तो फील्ड ये होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड शेल के अंदर क्या होगा, 0 होगा, और शेल के सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और फिर बाहर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये इस तरीके से होगा। सो
यहां पे हम मार्क कर दे E इक्वल टू 0 और यहां पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये हो गया, ये वाला फार्मूला बाहर के लिए और सरफेस के लिए, और ये फार्मूला अंदर के लिए। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है ये इस लेक्चर का। 11th में इतना ही आपको पढ़ना, इतना सफिशिएंट है। अब कोई स्टूडेंट अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो जो नेक्स्ट क्लास होगा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। लेकिन हम पहले से बता दें कि वो लेक्चर आपको समझ में तभी आएगा जब आप क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एनालॉजी से ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन से ही उसको हम पढ़ाएंगे। वो टॉपिक्स बहुत ही कठिन होंगे। So gravitational field intensity due to solid sphere. Solid sphere जैसे अर्थ या मून या सन। सन तो वैसे गैस है, सॉलिड स्फीयर। ये हो गया। सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ये एक सॉलिड स्फीयर है, आप अर्थ भी इसको सपोज कर सकते हैं। तो अर्थ के वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका भी फार्मूला आपको मिलेगा, मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R। रेडियस क्या है? कैपिटल R। अब इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना, तो इसको 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड करेंगे। एक बाहर वो पॉइंट है, दूसरा सरफेस पे, तीसरा अंदर है। तो बाहर और सरफेस वाला तो एक ही टॉपिक हो गया। सो पहला हम केस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कैपिटल R। यानी जिस पॉइंट पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो कहां पे? बाहर है। ये यहां पे हम दिखा रहे हैं, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए यहां पे एक पॉइंट मास स्मॉल m रख दिए। वैसे ये स्मॉल m रखे या न रखे, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। बेटा ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसके वजह से इस पॉइंट पे, चाहे वो स्मॉल m हो या न हो, हम स्मॉल m रख रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे और फिर F/m से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहां पे निकल जाएगा। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ये हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सॉलिड स्फीयर के बाहर है। तो सॉलिड स्फीयर को एक पॉइंट मास मान के टोटल कैपिटल M यहां रख देंगे और पॉइंट मास वाला फार्मूला लगा देंगे। तो F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। सो F/m इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और बाय डेफिनेशन यही क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यही हो गया ना भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। अब अंदर के लिए हम देखें, अंदर किसी पॉइंट पे निकालना, मान लो हमको निकालना है एक सेकेंड केस, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R।
तो हमको मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट हमारा, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये यहां से यहां स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन साइड अर्थ निकाल रहे थे, यानी एट डेप्थ डी निकाल रहे थे, तब हमने क्या बताया था, यहां पे इस आर रेडियस का एक शेडेड पोर्शन कंसीडर करें, तो इसके अंदर ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, यही इस पॉइंट पे अगर स्मॉल एम रख दे तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, बाहर वाला मास इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। अगर आपको नहीं ये चीज समझ में आ रहा तो वो लेक्चर देखिएगा, हमको लग रहा है लेक्चर 1 या 2 में होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, उस टॉपिक में हमने समझाया है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाला, तो हम क्या करें, स्मॉल एम मास यहाँ पे रख दें और फिर क्या करें, इसी आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करें उसी आर्क का, ये वाला शेडेड पोर्शन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बाकी इसके बाहर वाला कोई फोर्स नहीं लगाने जा रहा। तो यही फोर्स हमको निकालना है, F इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब हमको मास इस शेडेड पोर्शन का लेना है, जबकि ये कैपिटल एम मास क्या, पूरे मास, टोटल मास है, तो इस शेडेड पोर्शन का मास हम m डैश लिख दे इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। सो F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अब ये m डैश शेडेड पोर्शन का मास क्या होगा, तो टोटल मास क्या है भाई, कैपिटल M, और टोटल वॉल्यूम क्या है 4π/3 कैपिटल R क्यूब, ये हो गया डेंसिटी, शेडेड पोर्शन का भी डेंसिटी यही होगा, तो m डैश होगा क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा 4π/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब। 4π/3 कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर यहां से 2 पावर कैंसिल आउट हो गया। अब हम F अपॉन स्मॉल m निकाल लें, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, F अपॉन स्मॉल m। सो F अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल M, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल r, ये फार्मूला हो गया। तो इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं। सो E इक्वल टू, यहां पे इक्वल का भी निशान लगा लो, सरफेस के लिए भी देगा भाई, तो E इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, सेंटर से r डिस्टेंस पे। अब इसका अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी, क्योंकि इस केस में अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, यानी अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, प्रेजेंट होंगी। हॉली स्फीयर में अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन नहीं था, इसलिए प्रेजेंट नहीं था, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हो गया। ये एक हमने दिखाया कि ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर भी होगा, बाहर भी होगा। वैसे अगर करेक्ट हम कहें, यानी 100% ये करेक्ट फिगर नहीं है। रीजन उसका क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, सरफेस पे ही मैक्सिमम होगा, सेंटर पे 0 होगा, जबकि यहाँ पे हम देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है,
यानी ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ ऐसा दिख रहा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अंतर ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे आप देखना चाहते हो तो यहां से देख लीजिए 0 होगा। तो हमने एकदम एक्यूरेट तो नहीं दिखाया, एक्यूरेट दिखाने का ये तो तरीका नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि अंदर भी फील्ड होगा और बाहर भी फील्ड होगा, इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज कैसे करना होगा, तो ये यहां पे हम दिखाते हैं। ये हो गया E और ये हो गया R। ये कैपिटल R हमने, तो अंदर देखें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यानी स्ट्रेट लाइन होगा सरफेस पे मैक्सिमम, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जो यहां पे दिखाया है। तो यहां पे फील्ड क्या होगा भाई, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा, जैसे जैसे बाहर निकलेंगे इंक्रीज करेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर सरफेस से बाहर जाएंगे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अब एक चीज और हम डिस्कस कर दें, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया E का R के साथ, आप शुरू में देखिएगा तो हमने स्मॉल g का R के साथ ग्राफ ड्रॉ किया होगा अर्थ के लिए, वो भी ऐसा ही होगा। तो अब E और G में फर्क क्या है, E और G में फर्क क्या है, तो G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक टाइप का एक्सेलरेशन है। और जब हमने क्लास स्टार्ट किया था तब हमने बताया था बेटा कि E और A दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं। A क्या दिखा रहा है कि किसी पॉइंट पे अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और E क्या दिखा रहा है, उस पॉइंट पे यूनिट मास होगा तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। वैल्यू दोनों का सेम आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। अर्थ के केस में इसी ए को हम क्या करें, G करें, तो E और G ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का फार्मूला सेम होगा। आपको ये फार्मूला बहुत भले ही डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये स्मॉल g का फार्मूला अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे वो स्मॉल g का फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट दोनों का सेम तो नहीं है, इसका यूनिट हम न्यूटन पर केजी कहते हैं, इसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। डायमेंशन निकालोगे दोनों का सेम आएगा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या दिखा रहा है कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा अगर यूनिट मास रखें, और स्मॉल g क्या दिखा रहा है कि उस पॉइंट पे अगर किसी बॉडी को छोड़ दे, फ्री फॉल कर रहा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब जो हमने कहा कि ये g का ही फार्मूला है, आपको भले नहीं समझ में आ रहा, उसको हम दिखा देते हैं, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करेंगे। अगेन हम आपको फिर से एक बार कह दें, जो स्टूडेंट्स 11th में, कृपया उस लेक्चर को आप नहीं देखिएगा, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, आप पास आउट के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेविटेशन रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए उससे बढ़िया लेक्चर कोई नहीं है, क्योंकि उससे अच्छी चीज आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। सो ये दिखाते हैं, देखो ये बाहर के लिए सॉलिड स्फीयर से बाहर के लिए, अब सॉलिड स्फीयर को हमने अर्थ मान लिया, कैपिटल M मास और रेडियस R। अब बाहर के लिए, बाहर ये पॉइंट P ले लिया, स्मॉल r ये है, यहीं पे E हमने निकाला है ना भाई, तो सरफेस से इसको हाइट h भी कह सकते हैं। अब देखो E का जो फार्मूला आया,
कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, आर को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच होल स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल जी कैपिटल एम को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर, स्मॉल जी आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को नीचे लेते हो तो ये जी अपॉन आर ये हो जाएगा, इसको नीचे लेते हैं तो 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2। और ये फार्मूला देखो तो भाई किसका है, जी एट हाइट एच, और यही ई का फार्मूला, ई से हमने डिराइव किया वही आ गया। तो ई और जी में बेसिक फर्क क्या, फार्मूला दोनों का सेम है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। ये दिखा रहा कि एक्सेलरेशन क्या होगा अगर वो बॉडी फ्री फॉल कर रहा, और ये दिखा रहा कि अगर वहां पे यूनिट मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। ऐसे ये अंदर वाला दिखा रहे हैं, ये डेप्थ डी वाला फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी का यही फार्मूला है। देखो हम इसको लिख रहे हैं, ई इक्वल टू क्या है भाई, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। इसको क्या लिख सकते हो, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल आर। अब ये स्मॉल आर है क्या, उस केस में अगर अंदर हम ले रहे हैं पॉइंट, क्योंकि अंदर के लिए फील्ड है ना, तो अंदर ये स्मॉल आर है, ये चीज स्मॉल आर है, और ये क्या डेप्थ डी है, तो स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर माइनस डी। आप फिगर में देखो स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर माइनस डी, तो ये कैपिटल आर माइनस डी, तो ये हो गया जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। और ये आप देखो तो ये फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, डेप्थ डी पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का भी वही फार्मूला है, तो फार्मूले वही है। ये दिखा रहा है कि अर्थ के अंदर आर डिस्टेंस पे या डी डेप्थ पे हम किसी पॉइंट मास को रख दे, यूनिट मास को रख दे, तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। और ये क्या दिखा रहा है, इसका भी फार्मूला ये क्या दिखा रहा है, अगर वो फ्री फॉल कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो आज यहां तक खत्म करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। डू हार्ड लेबर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, sayonara, God speed and bon voyage.